नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो सबको इंतजार है 15 तारीख का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है और उसने जो फटकार एसबीआई को और सरकार को लगाई इनडायरेक्टली, और उसके बाद एसबीआई ने हलफनामा दाखिल करके वो तमाम जानकारी दे दी है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। पूरे देश को अब ये पता चलने वाला है कि दरअसल किन कॉर्पोरेट घरानों ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और फिर उसके बाद उसका फायदा जो है वो किस तरह से उन पॉलिटिकल पार्टीज ने, खासतौर पर यहां बात बीजेपी की करूंगी क्योंकि वो सत्ता में है और सबसे ज्यादा धन उसी को ही प्राप्त हुआ है, कि किस तरह से कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया गया। और उसके साथ साथ पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो चुनाव आयोग जब अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश करेगा 15 तारीख को, तो पूरे देश को इसके बारे में पता चल जाएगा और पूरा देश टकटकी लगाकर ये इंतजार कर रहा है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले इससे बड़ा झटका शायद ही सरकार को कोई लगा हो, या उसके पूरे कार्यकाल में अब तक का सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको लगा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब आखिर वो क्या करे। और उसके साथ साथ एडीआर ने एक और याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर शुक्रवार को सुनवाई होनी है, जहां पर चुनाव आयुक्तों की और चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो पूरे रूल रेगुलेशन जो चेंज कर दिए गए हैं, जो सीजीआई को उसमें से हटा दिया गया है, उसको चैलेंज करते हुए याचिका दाखिल की गई है। और ये कहा गया है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, यानी कि जो पहले जिसमें सीजीआई, पीएम और अपोजिशन लीडर जिसमें शामिल थे वैसे ही रखा जाए, क्योंकि अभी सिर्फ एक चुनाव आयुक्त हैं, दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है, एक अभी रिजाइन किया है और एक पहले से ही पद खाली था जिसको कभी भी जिसकी नियुक्ति की जा सकती है। इलेक्शन से पहले इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ फटकार लगना, दूसरी तरफ ये याचिका दाखिल करना सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ा सकती हैं, और क्या हम फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन 2024 के हम देखेंगे, ये इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के और देश के जाने माने वकील महमूद पराचा साहब जुड़ गए हैं, जो लगातार ईवीएम से लेकर और तमाम मुद्दों को वो उठाते रहे हैं। लेकिन आज हम बात उनसे करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, महमूद पराचा जी, सबसे पहले आपका स्वागत इस्तकबाल डीबी लाइव पर। और मेरा सवाल ये कि क्या 15 तारीख को ये पता चल जाएगा कि किस कॉर्पोरेट घराने ने किस पार्टी को फायदा पहुंचाया, चंदा दिया, और उसके एवज में उन कॉर्पोरेट घराने को दरअसल क्या फायदा पहुंचाया गया? क्या ये कलई खुलने वाली है? बुशरा साहिबा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। लेकिन दूसरा, मैं आपके ऑप्टिमिज्म को सलाम करता हूं। आप आरएसएस, बीजेपी और उनके बिठाए हुए भ्रष्ट अधिकारियों से ये उम्मीद करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई ईमानदारी से जवाब दे देंगे, तो आपके ऑप्टिमिज्म को सलाम। मेरे ख्याल से आप ये सेटारिकली पूछ रही थी और वही मैं उसी तरीके से जवाब भी दे रहा हूँ। इसका बुनियादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से अपना ऑर्डर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मॉडिफाई किया कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो अब जो जमा होने वाला है या जो जमा हुआ है, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी उसको तुरंत रिलीज नहीं किया। हालांकि अगर एसबीआई ने जो डिटेल्स डाल दी तो उसको रिलीज करने में इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल से मिनट ही लगने चाहिए थे। वैसे क्या वैसा ही तो वेबसाइट अपलोड करना है, तो वो भी नहीं हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से धांधली करने का पूरा तरीका, पूरा एक तरीके से निज़ाम आरएसएस और बीजेपी ने बना रखा है, और इतने आसानी से ये लोग अपने काले कारनामे, गंदे घिनौने कारनामे दुनिया के सामने नहीं आने देंगे। आप मुझे ये बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी ये बोल रही है कि ये सबूत नहीं मिलने चाहिए सिवाय आरएसएस और बीजेपी के? किस पार्टी ने ये ऐसा गोरख धंधा पेश किया था दुनिया के सामने, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी मुखालफत की थी? जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के खिलाफ बताया है, उस अच्छे विचार को, उस मेरे ख्याल से बेईमानी भरे विचार को मार्केट में कौन लाया था, किसने इंप्लीमेंट कराया था? आरएसएस और बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने और बीजेपी के सारे ऑफिस बेयरर्स ने। तो ये इनसे एक्सपेक्ट करना कि, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो उसके
करीब 26-27 दिन बाद ये कहना कि हम दे नहीं पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणियां की हैं कि हम दे नहीं पाएंगे, जो चीज फिर वो एक ही दिन में दे पाते हैं। अब इतने जी बड़े वकील को एंगेज करना, कितने पैसे खर्च हुए होंगे सालवे साहब को एंगेज करने में, क्या चीज छुपाने के लिए? ये कोई एडवर्सोरियल लिटिगेशन चल रही थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, या सरकार और सुप्रीम जो जिसने ये वादी है, ये तो जब एक बार ऑर्डर हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको इम्प्लीमेंट कराना। एसबीआई की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी। इसके अलावा सेबी कहाँ सो रही है? आप मुझे ये बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ सो रहा है? अगर ये अपराध जो सुप्रीम कोर्ट ने अब अपराध ही बता दिए हैं, तो सेबी कहाँ सो रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ सो रहा है? शेयर होल्डर्स जो एसबीआई के हैं, क्या वो कंप्लेंट नहीं कर सकते अब? तो आप लोग एक बात ध्यान से समझ लीजिए, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है ये आरएसएस और बीजेपी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अब भी मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पे चीजें छुपाएंगे, चीजें बताएंगे नहीं। और उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह भी है। अब देखिए, जी सुप्रीम कोर्ट की बात अगर नहीं मानी उन्होंने तो कंटेम्प्ट का नोटिस देंगे, उसमें महीनों लगेंगे। ये कॉस्ट बेनिफिट रेशो ये भ्रष्ट अधिकारी इस वक्त वे कर रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन के भी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी, कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी तो क्या होगा। आज तक तो किसी कंटेम्प्ट में कोई बड़ा अधिकारी जेल गया ही नहीं, मतलब कोई विरला ही जाता है, सैकड़ों हजारों केसों में से एक जाता है। और दूसरी तरफ अगर मोदी जी की बात नहीं मानी, अमित शाह जी की बात नहीं मानी, तो तुरंत ट्रांसफर होगा, तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, तुरंत अंडमान निकोबार में, या कुछ भी हो सकता है। फिर जज लोया का भी एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है फिर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर डर मोदी जी और अमित शाह जी ने अपना बना लिया है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है मेरे ख्याल से। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए देश की जनता को बड़े बड़े प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी करने चाहिए। वैसा एक प्रोटेस्ट हम जल्दी करने जा रहे हैं, लॉयर्स, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा, आने वाले हफ्ते में हम कर देंगे बड़ा प्रोटेस्ट। ये है जी लेकिन सच्चाई। महमूद प्राचा कल साहब। जब जब जी जब आएगी तो आप लोग सब देखेंगे 15 तारीख को कि जो सूचनाएं हैं वो छुपाई ज्यादा गई हैं, बताई कम गई। ओके। तो अभी आपको लगता है जो हलफनामा सीबीआई ने दाखिल किया है, जिसमें उसने पूरी डिटेल ईयर एसबीआई ने वाइज जो उसने इंफॉर्मेशन, सॉरी, जो एसबीआई ने जो इंफॉर्मेशन दी है और पूरा डिटेल जो उसमें दी है, आपको लगता है कि इसमें भी अभी कोई झोल हो सकता है? जब हम 15 तारीख को हम जब लिस्ट देखेंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो आपको लगता है कि हमें वो वैसे नजर नहीं आएंगी जिसकी उम्मीद पूरा देश, विपक्ष और तमाम लोग लगाए बैठे हैं, या जिन लोगों ने ये पूरी मेहनत की सालों की कि ताकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहे और उसके साथ साथ पूरी लिस्ट जो है वो लोगों के सामने आए? ना सिर्फ लिस्ट आए बल्कि कनेक्शन आए, किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने कौन सी शेल कंपनी बना के किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं, और उस दौरान कितने घपले हुए हैं, कितनी पॉलिसी चेंज की गई है, कितने ईडी के और सीबीआई के नोटिस किन कंपनीज के विड्रॉ हुए हैं, ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी। आप सब देश की बात कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी बात करना चाहता हूं, आपकी बात में ऐड करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी जो चाहता, मुझे जैसे मोदी जी और अमित शाह जी को गोयल साहब के इस्तीफा देने से जो चुनाव आयोग थे 40,000 वोट का झटका लगा है ना, वैसे मुझे झटका लगेगा 40,000 वोट का अगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को वो सारी जानकारी दे दी होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। लेकिन अगर दे दी होंगी तो आई विल बी रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैं दुआ कर रहा हूं कि मुझे ये झटका लगे ही, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी कवायद छुपाने के लिए ज्यादा होगी, बताने के लिए कम होगी, लेकिन कुछ तो होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सोचा होगा ये जजमेंट पास करते हुए कि जो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की है 15 तारीख और अगले दिन वाली, वो भागते चोर की लंगोटी तो सही, बाकी देश की जनता तो है ही, हम और आप तो हैं ही। हम जो भी जानकारी आएगी उसके हिसाब से भी मेरे ख्याल से ईडी का केस, पीएमएलए का केस साफ साफ बनेगा और वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनेगा, मोदी जी के, अमित शाह जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट साहब नड्डा साहब के खिलाफ, उनके ट्रेजरर साहब के खिलाफ और बाकी अधिकारियों के खिलाफ बनेगा, जो हम तुरंत तैयारी करके डालेंगे भी, एफआईआर हम कराएंगे।
जी, तो अगर अगर सीधे तौर पर कनेक्शन उसमें बैठ जाता है कि भाई इस कॉर्पोरेट घराने ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और फिर उस इलेक्टोरल बॉन्ड को इस पार्टी ने इनकैश कराया और फिर उसके बाद जो पूरा खेल किया गया वो अगर जाहिर हो जाता है, वो सबके सामने हो जाता है, तो फिर अगला स्टेप फिर क्या होना चाहिए? चाहे वो आप जैसे वकील हो या फिर वो लोग जिन्होंने याचिका दाखिल की है या फिर विपक्ष की पार्टियां, उनका फिर अगला रोल क्या होना चाहिए? क्या आइडियल सिचुएशन में आप इसको कैसे देखते हैं? आइडियल सिचुएशन में तो सुप्रीम कोर्ट को ही तुरंत सुओ मोटो डायरेक्शंस देनी चाहिए सेबी को। मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेबी निगरानी करती है हर एक कंपनी की जो कि शेयर्स जिसके होते हैं। एसबीआई एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हुए हैं। लाखों लोगों ने इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो उनके साथ धोखा हुआ है अगर ये धोखाधड़ी एसबीआई ने की है तो। बॉन्ड्स अगर निष्पक्ष रूप से नहीं, जो कानूनी तरीका जो गैर कानूनी घोषित किया गया है, गैर संवैधानिक घोषित किया गया है, उसकी उसको सेबी को रोकना चाहिए था। तो सेबी के खिलाफ, सेबी के अफसरों के खिलाफ एक एफआईआर होनी चाहिए। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये निगरानी ठीक से नहीं की, उनके खिलाफ, एसबीआई के खिलाफ के ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने ये घपला करने में, पीएमएलए के यानी कि ये अपराध करने में जो मदद की है भारतीय जनता पार्टी की या किसी दूसरी अन्य पार्टी की भी, तो उसके खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसकी ये सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन तुरंत अगले 10 दिन में, 15 दिन में खत्म करके उन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। ये तो आइडियल सिचुएशन हुई। लेकिन ऐसा अगर नहीं होगा तो आपने जिन सब लोगों के नाम लिए, और हम भी, मैं खुद भी, अगर मुझे कोई क्लाइंट अप्रोच करता है और मुझे लग रहा है कि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं इस तरीके के जो बोल रहे हैं कि वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो मैं खुद ही एफआईआर दर्ज कराऊंगा उन क्लाइंट्स का वकील बन के। और वो एफआईआर जी, मोदी जी आप के खिलाफ, नड्डा जी के खिलाफ, एसबीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ, सेबी के ऑफिसर्स के खिलाफ और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के खिलाफ होगी। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और आप इतना चैलेंज कर पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो आपको पता है कि किसी भी हद तक जाने के लिए मानी जाती है। वो किसी भी, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, आपको पता है कि क्या कुछ वो करने के लिए सक्षम है। आप उनके खिलाफ कह रहे हैं कि एफआईआर अगर आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो आप उनके खिलाफ करेंगे। मेरा सवाल अगले आपसे अगले ये एक है हफ्ते में, कि अगले एक जी, हफ्ते में बुशरा जी एक हफ्ते में, तो उसके करेंगे। उसके फिर रिpercussions, जी, फिर उसके रिpercussions आप क्या हो सकते हैं? फिर देश की सियासत फिर कैसे बदल सकती है? क्या कुछ हो सकता है आगे फिर अगर नवनीत प्राचा साहब? अगर भारत के संविधान और कानून के हिसाब से काम किया तो अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, आरबीआई के ऑफिसर्स, जो लोग हैं वो तुरंत जेल जा सकते हैं अगर संविधान और कानून के हिसाब से काम हो। अगर नहीं हुआ तो उसका दूसरा पहलू ये है कि हम लोग सब जेल या ऊपर जा सकते हैं। जी, वो दूसरा पहलू है, वो गैर जाहिर कानूनी पहलू होगा, लेकिन होगा यही। जी, आपको किसकी उम्मीद ज्यादा है? हमें तो देखिए ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। भारत के संविधान में बहुत ताकत है। ये गोयल साहब का इस्तीफा और ये जो जजमेंट्स आ रही हैं अभी, ये जो देश की जनता जाग गई है और सड़कों पे आने के लिए आतुर है, ये उससे ताकत लेके या उससे एक तरीके से इंस्पिरेशन लेके इस प्रकार की अच्छी जजमेंट्स, जो कि मैं ये समझता हूं कि पूरी तरीके से अच्छी भी नहीं है, लेकिन जहां अकाल और सूखा पड़ा हो वहां पे बारिश की कुछ बूंदें जो अभी भी गिर रही हैं, उस तरीके से मैं आप जब खड़ा हूं नीचे तो उस तरीके से हैं। जहां सूखा पड़ा है, कुछ बारिश की बूंदें जो होती हैं वो कुछ राहत पहुंचाती हैं, लेकिन बारिश होने के आसार तो शुरू हो गए हैं और ये इरिवर्सिबल मुझे लगता है होता हुआ, क्योंकि देश की जनता जाग खड़ी हुई है। ईवीएम का मुद्दा जो है पूरे देश ने पहचान लिया है कि इस प्रकार की जुर्रत करने की ये अफसरों की और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की इसलिए हो पा रही है कि उन्हें पता है कि चुनाव लोगों के वोट से नहीं जीतना, उन्होंने चुनाव ईवीएम से जीतना है। इसीलिए वो किसी भी प्रकार का अपराध, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म करने से रुक नहीं रहे हैं। तो हमें सबको मिलके कंसंट्रेट करके ईवीएम हटाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, पूरी ताकत लगानी चाहिए। जी, आप
ये आप इसकी भी ये बात भी देखिए, क्योंकि आपने ईवीएम की बात कही, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने अभी महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी मौजूद है, वहां पर अपनी उस रैली में जो उनकी जनसभा है वहां से उन्होंने ईवीएम के मसले को उठाया है और कहा है कि उसमें ईवीएम में गड़बड़ी है। हमने कई बार चुनाव आयोग से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने हमें समय नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने जो मुहिम और ये सब कुछ चलाई है, वो अगर देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर अगर उस बात को अपनी एक जनसभा से उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि असर जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन सवाल यही है महमूद पराचा साहब कि अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी जो पूरा रूल जो चेंज कर दिया गया है, जो जिस तरह से कानून में जो तब्दीली की गई है उसको भी चैलेंज किया गया है कोर्ट में। क्या उम्मीद आप करते हैं, क्योंकि वो शुक्रवार को टाइम दिया गया है, लेकिन क्या उससे पहले सरकार कोई खेल कर सकती है? क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है? और फिर उसके बाद क्या फिर उस याचिका का क्या होगा फिर? देखिए, ये किसान जो सरकार है मोदी जी और अमित शाह जी, ये इस बात के लिए जानी जाती है कि कोर्ट के आदेशों को ना माने, कोर्ट के आदेश दबाव बनाए जजेस के ऊपर या दबाव बनाने की कोशिश किए और करे, और उसके बाद भी उनके आदेश न माने। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में यही बात कही थी कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए हमारी रक्षा करे। तो आमतौर पे तो मैं यही समझता हूं कि अगर मैं अंदाजा नहीं लगाना चाहता, मैं उस तरीके से अंदाजा लगाना चाहूंगा कि यदि मैं जज होता सुप्रीम कोर्ट का तो मैं क्या करता। और ये बातें जनता हमें फोन कर करके या सड़क पे मिलके बोलती है, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, जनता ये बोलती है और मैं भी वही जनता की जबान बोल रहा हूं कि अगर मैं जज होता तो मैं तुरंत इस फैसले को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ था, उसको निरस्त करके जो कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कमेटी का बनाया है उसको फॉलो कराता और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बनवाता और उसके बाद ईवीएम से चुनाव बंद कराता, बैन कराता और पेपर बैलेट से चुनाव कराता, और जो भी व्यक्ति इसका विरोध करता उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेता। ऐसा मैं करने के लिए अगर मैं जज होता तो मैं ये एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं जो जनता और कानून के जानकार सब मिलके एक राय रखते हैं इस पे, क्योंकि दुनिया के सभी कोर्टों ने जो है वो ईवीएम मशीन को रिजेक्ट किया, दुनिया के सारे संवैधानिक अदालतों ने। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संविधान के खिलाफ अपराध बताया है। और जो तरीका प्रधानमंत्री जी ने अपनी जेबी मेंबर बनाने का इख्तियार किया है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात मनवाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। ये सभ्रांत भाषा और ये रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती हैं उससे ये सरकार डरने वाली नहीं है। ये मोदी जी और अमित शाह जी, उससे ये डरने वाले आरएसएस के लोग नहीं है। जी, लेकिन अगर उसी प्रोसेस से जो कानून बदलकर जहां पर अब प्रधानमंत्री होंगे और एक अपोजिशन का लीडर होगा और एक कैबिनेट मंत्री होगा, अगर उससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है तो क्या फिर हम फ्री और फेयर इलेक्शन दो लोकसभा 2024 का देखेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर ईवीएम हट गई तो फिर कोई चीज मोदी जी के काम नहीं आएगी, चाहे वो कितने भी मेंबर बनवा लें इलेक्शन कमीशन में, कितने भी अधिकारियों को डरा लें धमका लें, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो मोदी जी की 40 भी सीटें नहीं आएंगी। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस भी जानती है और बीजेपी भी जानती है। अभी अभी जो याचिका दाखिल की गई है उससे कितनी उम्मीद आपको है? क्या आपको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह की फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, जितने बहाने एसबीआई ने बनाए उसके बावजूद भी उसको झुकना पड़ा, उसे वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ी, क्या आपको लगता है इसी तरह का कोई बड़ा फैसला आ सकता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोर्ट की उस बेंच को डिफाई करता है जहां पर जिसमें सीजीआई थे जिनको नियुक्ति करनी थी, और ये चैलेंज किया गया था इस पूरे मामले को और उसके बाद फिर कानून लाकर इसको पलट दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें भी इस मामले इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह कोई बड़ा फैसला ले सकता है? देखिए, मैंने कानूनी पोजीशन बता दी, जनता की आवाज बता दी आपको, और मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको, अगर ये देश का सबसे बड़ा संकट इस वक्त चल रहा है, संवैधानिक संकट, जब जो इलेक्शन है, इलेक्शन ही तो संविधान बचाने की सबसे बड़ी तरीका है जनता के पास। इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी जैसी पावरफुल, और मोदी जी इंदिरा जी के सामने बिल्कुल मेरे ख्याल से 1% भी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश बनवाया था। तो उसके कुछ सालों बाद इमरजेंसी की वजह से देश की जनता ने इंदिरा जी तक को निकाल के बाहर किया था।
तो वो थी उस इलेक्शन की सच्चाई की सबसे बड़ा सबूत। इस वक्त भी पूरे देश की जनता मोदी जी के खिलाफ है। ईवीएम हटा दी जाएगी तो उनकी जमानतें तक जब्त होंगी, यही सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तो भारत का संविधान बचाने के लिए ही तो इंस्टीट्यूशन है। वो पार्लियामेंट की बात भी छोटी कर सकता है, पार्लियामेंट के बनाया हुआ कानून भी खत्म कर सकता है। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो अब इस हालात में जब देश खतरे में है, देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन, और वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ये इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं, इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, तभी देश की संवैधानिक व्यवस्था बच पाएगी। अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं और हम बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सैकड़ों नहीं हजारों वकील जल्दी ही प्रोटेस्ट करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए कि देश की वकील, देश की जनता आपके साथ खड़ी है, आप न्याय करो, और देश की जनता कोई दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं बनने देगी। तो ये आपके प्रोटेस्ट का एजेंडा क्या है? ईवीएम, देखिए अभी एक राहुल जी के बोलने के बाद से तो एक और बड़ी विक्ट्री हुई ना। सारे देश के जो जनता के लोग पूछ रहे थे, जनता जो कि राहुल जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जनता मालिक है ना राहुल जी की भी। हम लोग तो एक छोटे से वकील हैं, फिर भी जनता हमारी मालिक है, क्योंकि हम संवैधानिक ताकत इस्तेमाल करके ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है। तो जनता की डायरेक्शन के सामने तो सबको सर झुकाना पड़ेगा, जो भी ईमानदार नौकर होगा जनता का। तो अभी राहुल जी ने सर झुकाया है, तो अगर मोदी जी के मन में भी कभी ईमानदारी की एक हल्की सी भी झलक आई, तो वो भी जनता की इस पेपर बैलेट की डिमांड को, इलेक्शन सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए, उसके बारे में कुछ सोचेंगे। अगर मोदी जी कहेंगे तभी तो इलेक्शन कमीशन सुनेगा उनकी, और किसी की तो सुनेगा नहीं वो। जी बिल्कुल, लेकिन ये पूरा इलेक्शन तो ध्रुवीकरण की तरफ ही है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे 2014 का, 2019 का इलेक्शन हो, हमने देखा कि दोनों किस तरह से लड़े गए। अभी आप ये देखें कि इलेक्शन से जस्ट पहले सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। हालांकि उसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पूरी पटकथा जो है लिखी जा रही है। क्या आपको लगता है कि इसका कोई असर आने वाले इलेक्शन में होने जा रहा है? देखिए, मोदी जी की डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन जो ये कर रहे हैं वो नजर आती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी उनकी ये चाल काम नहीं आएगी। उन्हें पता है ईवीएम से ही चुनाव वो जीतेंगे, ईवीएम नहीं तो वो चुनाव हारेंगे। लेकिन जस्टिफाई करने के लिए कि पोलराइजेशन करा के इलेक्शन जीत गए, ये सब जो ढोंग किए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी ढोंगी जो होता है वो झूठ का आधार लेता है, और मोदी जी के सारे जितने भी कारनामे आज तक के रहे, उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, जिस चीज को वो बोलते हैं उससे उल्टा करते हैं। जैसे इसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, खासतौर पे बंगाल के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हक में ये कानून लाना बता रहे हैं। तो एक बात आप साफ समझ लीजिए, सबसे ज्यादा नुकसान सीएए से अगर किसी का होना है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का होना है, और खासतौर पे बंगाल के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, जो 1.5 करोड़ हैं, जिनके पास आज वोटिंग राइट्स हैं, प्रॉपर्टी रखने के राइट्स हैं, आधार कार्ड है, सब है। जैसे ही वो सीए के तहत, रूल के तहत अप्लाई करेंगे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, उससे सबसे पहला काम क्या होता है, पहले वो ये बताते हैं कि हम विदेशी नागरिक हैं, विदेशी हैं और इलीगल इमिग्रेंट हैं, यानी कि गैर कानूनी घुसपैठी हैं। ये जब वो लिख के देंगे तो सबसे पहले उनकी नागरिकता जाएगी, उनका वोट देने का अधिकार जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जाएगी, उनका जो नौकरी होगी, जो पढ़ाई लिखाई की डिग्रीज है, वो सब चली जाएंगी। ये होने जा रहा है। और मोदी जी क्या और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि हम बंगाल के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये मदद करना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमानों का कंसर्न भी यही है कि हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए। देखिए, असम के जो एनआरसी हुए थे, उसमें एक बात तो साफ हो गई कि मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे कम नुकसान हुआ। जो एनआरसी की एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, उसमें 75% से ज्यादा जो लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हुए, यानी कि उनकी नागरिकता चली गई, वो थे नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स नहीं थे। इस बात का कंसर्न हमारे मुस्लिम भाइयों को जरूर है कि हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के भाई बहन, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जानी चाहिए सीए के धोखे द्वारा। ये कंसर्न मुसलमानों का जरूर है, और इस कंसर्न के तहत पहले भी सीए एनआरसी का बड़ा प्रोटेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी ने सेकंड नंबर पे शुरू किया था। आसाम की जनता ने
असम के ट्राइबल्स ने सीए का विरोध किया था, आज भी वही विरोध सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में असम के ट्राइबल लोग कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भारत का संविधान बचाने के लिए और ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हक बचाने के लिए जरूर आगे आएंगे और इसकी जरूर मुखालफत करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए भी, लेकिन अपने से ज्यादा अपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों की वजह से, बहनों की वजह से, जिनके हक अधिकार छीनने वाले हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी देखे ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी को मंजूर नहीं होगा। शायद मुसलमानों को इससे ज्यादा नुकसान सीए से नहीं होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने अपने इतने बिजी वक्त शेड्यूल में वक्त निकाला और आप बारिश में भीगते हुए आप हमसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और हमें उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को जब वो लिस्ट आएगी सामने और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जब वो दिखेगी, उसके बाद क्या कुछ होता है, उसके बाद देश की सियासत कितनी बदलती है और क्या वाकई में वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसकी उम्मीद देश लगाए बैठा है वो क्या उसको वाकई में मिल पाएंगी 15 तारीख को, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपने महमूद प्राचा साहब की बातों को तो सुना ही। आज के